रोटेशन। रोटेशन में अपन देखते हैं जैसे बॉडी टू टाइप के होते हैं। पहला रिजिड बॉडी, दूसरा फ्लेक्सिबल या नॉन रिजिड बॉडी। रोटेशन में मुख्यतः अपन रिजिड बॉडी की बात करते हैं। रिजिड बॉडी की कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे। कोई भी रिजिड बॉडी है उसमें कुछ बातें फिक्स रहेगी। जैसे रिजिड बॉडी में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलता है। अगर वो मोशन कर रहा है तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उसके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। कोई भी अपने इच्छा से कोई पॉइंट चूज कर लीजिए और उनको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। अब क्या होगा, ये डिस्टेंस किसी टाइप का मोशन हो, बॉडी किसी भी टाइप का मोशन करे, रिजिड बॉडी चाहे रोटेटरी करे, ट्रांसलेटरी करे, कोई भी टाइप का मोशन करे किसी भी तरह के, तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे अपन बात करते हैं, जैसे रिजिड बॉडी की बात करते हैं, क्या था अपन की प्रॉपर्टी, क्या था रिजिड बॉडी। जैसे कि कोई ये रिजिड बॉडी ले ली, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अपना बी है, इस दोनों के बीच का जो ये कांस्टेंट ये डिस्टेंस है ना ये चेंज नहीं होगा। जैसे मान लें कि इसकी वेलोसिटी v1 से इधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी v2 से इधर जा रही है, ये एंगल θ2 है, ये एंगल θ1 है, तो इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा v1 cos θ1, इधर क्या हो जाएगा v2 cos θ2। तो ये डिस्टेंस क्या है, ए पॉइंट ए बी, ये बी पॉइंट है, तो ए बी का डिस्टेंस कितना है, एल है। ये क्या होगा मेरा, ए बी का डिस्टेंस एल है, ये मेरा क्या होगा कांस्टेंट। लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है ना सेम, जैसे लाइन ज्वाइनिंग ये ए और बी के बीच का लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी है, इसके कंपोनेंट एक इधर तो है, इसका कंपोनेंट, ये दोनों की वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है ना वो सेम होगा। जैसे v1 cos θ1 इक्वल टू v2 cos θ2। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया रिजिड बॉडी की। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है ना, अगर कोई भी रिजिड बॉडी है, मान के चलो कि मैंने जो फिगर बनाया था वो रिजिड बॉडी है, ये मान के चलो ये मेरा जैसे मेरा ये रिजिड बॉडी है, तो रिजिड के किसी पॉइंट पे बैठ कर, यानी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस पे मान ली सपोज दैट अपन बैठ गए, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट पे बैठ कर अगर बी को ऑब्जर्व करेंगे ना तो बी मुझे रेस्ट में दिखाई देगा। अगर कोई भी रिजिड बॉडी है उसके अंदर 2 पॉइंट चूज कर लिए, एक पॉइंट पे बैठ गए, जैसे ए और बी मैंने कोई 2 पॉइंट चूज कर लिया और ए पॉइंट बैठ गए, बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो मुझे क्या होगा, रेस्ट में दिखाई देगा। कोई भी रिजिड बॉडी हो, बी में क्या रेस्ट में लिख लेते हैं, इफ एन ऑब्जर्वर if an observer sitting at point P नहीं, ए पॉइंट है ना, if an observer sitting at point A observes B, क्या है, if an observer sitting at point A observes that if an observer sitting at point A observes that B is stationary, observes that B, right, that B is stationary, it means body is either performing pure transverse motion, it means body is either performing pure transversely motion. Okay, what is performing pure? Sorry. जैसे इसी रिजिड बॉडी पे बैठे हुए हैं, ए पे बैठे हुए हैं, पॉइंट ए पे बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और बी को देख रहे हैं, वह स्टेशनरी नज़र आ रहा है, तो ये बॉडी या तो रेस्ट में रहा होगा ग्राउंड के फ्रेम में, या कांस्टेंट वेलोसिटी से प्योर ट्रांसवर्सली मोशन करेगा। ये दूसरा पॉइंट देखिए, किसी भी रिजिड बॉडी का प्योर ट्रांसवर्सली मोशन देखना है, किसी पॉइंट पर उस पॉइंट पर जैसे पॉइंट पर बैठ जा, बी को ऑब्जर्व करो तो ये रेस्ट में नजर आएगा, या तो प्योर ट्रांसवर्सली मोशन करेगा। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, बेसिक सिखाते हैं रिजिड बॉडी के बारे में, जो जानना बहुत ज़रूरी है। कभी
कभी कभी सवाल में आ जाते हैं। अगर कोई भी रिजिड बॉडी है, मान लें कोई भी रिजिड बॉडी है, ए पे बैठ गए, बी को ए पे बैठ गए, ऑब्जर्व कर रहे हैं बी को, रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट पर बैठ गया, ए स्टेशनरी हो गया, ए पॉइंट पर बैठ गया तो स्टेशनरी हो गया। बी को देखेंगे तो बी की वेलोसिटी क्या इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर या तो इधर होगा या तो इधर नहीं होगा। इधर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए की वेलोसिटी और पॉइंट बी की वेलोसिटी तो सेम है, इसलिए इधर 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 नहीं होगा, इसलिए ये भी बी है, वेलोसिटी ऑफ बी है विथ रिस्पेक्ट टू है, बी की वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। अगर कोई भी लाइन के परपेंडिकुलर अगर हमेशा वेलोसिटी होता है, या तो अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो यह जीरो आ जाएगा। ऑब्जर्वर जो ए पर बैठा है इधर कोई वेलोसिटी ऑब्जर्व नहीं करेगा, ऑब्जर्वर जो ए पे बैठा है इधर कोई भी वेलोसिटी ऑब्जर्व नहीं करेगा, बिकॉज ए की वेलोसिटी इधर जितनी होगी, ए की वेलोसिटी इधर जितनी होगी उतनी ही बी की वेलोसिटी इधर होगी। बी पॉइंट की वेलोसिटी अगर देख रहा है कि यह ऐसा जा रहा है, पॉइंट बी अगर देख रहा है कि ये परपेंडिकुलर ये ऐसा जा रहा है, अगर ए देख रहा है कि ये ऐसा जा रहा है तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। क्या होगा? ये बी या इधर ऑब्जर्व कर रहा है, बी इधर अगर देख रहा है कि ऐसे जा रहा है, पॉइंट बी क्या होगा? सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। ए ऑब्जर्वर कर रहा है कि बी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो यह बॉडी में रोटेशन, ये बॉडी जो है, ये रिजिड बॉडी जो है ये रोटेशनली मोशन करेगा, बॉडी जो है रोटेशनली मोशन भी प्रेजेंट होगा। यानी तीसरा पॉइंट क्या था अपन का? इफ एन ऑब्जर्वर इज सिटिंग एट पॉइंट ए, if an observer is sitting at point A, he observed that B is moving on circular path, अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होगा तो बी स्टेशनरी होगा, अगर ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होगा तो बी स्टेशनरी होगा। अब आते हैं चौथा पॉइंट पे, इस पॉइंट को लिख लीजिए आप लोग। ये सर्कुलर पाथ पे चल रहेगा, तो अगर ये सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो ओमेगा क्या होगा? वी बी ए अपॉन एल, ओमेगा इक्वल टू बी बाई आर होता है ना, बी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय आर, बी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय आर, ओमेगा इक्वल टू बी बाई आर अपॉन आर। ये हो गया अपन का तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। थोड़ा राइटिंग गंदा है तो आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ ना वहाँ से लिख लेना। अगर कोई भी रिजिड बॉडी है, जैसे कोई भी रिजिड बॉडी है, जैसे कि मान लेते हैं अपन कि ये रिजिड बॉडी है, कोई रोड है, ये यहाँ पे हिंज किया पड़ा है, कोई भी रिजिड बॉडी है, जैसे कोई भी ये यहाँ हिंज किया हुआ है, ये स्टेशनरी हो गया। ये जो हिंज किया है ये पॉइंट तो स्टेशनरी हो गया, जहाँ हिंज किया हुआ हो सकता है ये हिंज हो सकता है, ये हिंज जो है ना, हिंज ट्रेन में हो या बस में हो, बस जैसे ट्रेन में हो या बस में, कोई मान लो कि बस में हो, बस में चले जाओ, जहाँ बस में ये रोड, मान लो ये रोड है, ये बस में हिंज किया हुआ है, तो रोड बस में चले जाओ ताकि ये हिंज पॉइंट क्या हो जाए? स्टेशनरी हो जाए, मोशन को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके, स्टेशनरी हो जाए ताकि रोटेटरी मोशन को ना अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। हम कोशिश करते हैं जो हिंज किया हुआ है, ये जो हिंज किया हुआ है जिस फ्रेम में किया हुआ है, जैसे मान लो बस के फ्रेम में किया हुआ है, हो सकता है रोड बस में लगा हो, बस फ्रेम में हिंज स्टेशनरी, बस फ्रेम में चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? हिंज स्टेशनरी हो जाएगा। जो ये रिजिड बॉडी है, इसका हर पॉइंट का, ये जो रिजिड बॉडी मतलब ये रिजिड बॉडी, इसका हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा, ओमेगा और अल्फा सेम होगा। जैसे बोलेगा एक्सिस पर जो पॉइंट है उसका ओमेगा, जैसे ये एक्सिस है, इस एक्सिस पर पॉइंट जो है उसका ओमेगा क्या होगा? इसका ओमेगा क्या होगा? वही होगा जो दूसरे पॉइंट, जो मैंने जैसे बताया, हर पॉइंट की क्या होगा? ओमेगा और अल्फा सेम होगा, वही होगा जो दूसरे पॉइंट का होगा। तो ये तो ऐसे तो स्टेशनरी दिख रहा, बट ये हिंज तो स्टेशनरी है,
ये क्या हिंज क्या है, स्टेशनरी है। क्योंकि ये हिंज स्टेशनरी क्यों है, अगर अपन इसको समझते हैं, जैसे v इक्वल टू क्या होता है, r होता है। यहाँ पे r क्या है, इस एक्सिस के अबाउट 0 है, इसलिए 0 हो जाएगा। इसलिए मुझे ऑब्जर्व क्या होता है यहाँ के v इक्वल r 0 होता है, इसलिए यहाँ स्पीड जो है ना नज़र नहीं आती है, नज़र क्या होती है 0 नहीं आती है, 0 आ जाती है। जब भी कोई बॉडी हो उसके, अब जैसे ये चौथा पॉइंट हो गया ना अपन का, पाँचवा पॉइंट समझते हैं। जैसे पाँचवा पॉइंट को, जब भी कोई बॉडी हो उसके सेंटर ऑफ मास के मोशन को डिस्कस कीजिए। कोई बॉडी हो उसको सेंटर ऑफ मास के मोशन को, फॉर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फॉर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। फॉर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। जैसे नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल क्या होता है, डी पी अपॉन डी टी। पी क्या होता है अपना, मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम क्या होता है अपने का, डी पी टोटल मास ऑफ सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम इंटू बी सी एम अपॉन डी टी। तो डी इंटू एम बी सी एम अपॉन डी टी। जैसे देखा अपन ए इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। डी वी यहाँ से क्या हो जाएगा, एम तो मास मेरा कांस्टेंट है, इक्वल टू डी बी सी एम अपॉन डी टी इक्वल टू एम इंटू ए सी एम। ये नेट एक्सटर्नल फोर्स हो गया, नेट एक्सटर्नल फोर्स। ये हो गया, अब नेट एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, हमें सी एम हो गया। यानी सेंटर ऑफ मास के मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो उस बॉडी को अगर किसी को सेंटर ऑफ मास के मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो उस बॉडी को एक पॉइंट मानो। जैसे कोई भी बॉडी है, जैसे यही बॉडी है, इस बॉडी को ना एक पॉइंट मान लो, सेंटर ऑफ मास में इस पॉइंट को मास को कंसंट्रेट कर दो। जैसे पूरा बॉडी को एक पॉइंट मास मान लो, सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट कर दो, और नेट फोर्स निकाल कर मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो, बस ये हो गया। अब ये पाँचवा पॉइंट भी हो गया अपन का। अब आता है छठा पॉइंट। दोस्तों ये लिख लेना, जैसे अपन आते हैं, जैसे अपन आते छठा, कोई भी रिजिड बॉडी है। छठा पॉइंट क्या है अपन का, कोई भी रिजिड बॉडी है, तो अगर कोई भी उस मोमेंटम लिखना है तो टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कर दो। मोमेंटम लिखना है तो टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कर दो। ये हो गया। अब सातवां पॉइंट पे आते हैं। कोई भी रिजिड बॉडी है, काइनेटिक एनर्जी लिखना है कोई भी रिजिड बॉडी का, ये छठा पॉइंट हो गया। अब देखिए कोई भी रिजिड बॉडी है उसका अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना है, काइनेटिक एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी एम प्लस हाफ एम वी सी एम का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पर टोटल मास को कंसंट्रेट करो। मैंने बताया था कोई बॉडी हो उसको मास को सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेट करके हाफ एम वी सी एम लिख दीजिए, और सेंटर ऑफ मास को फिक्स कर दो और के सी एम लिख दो। जैसे सेंटर ऑफ कोई बॉडी है उसका सेंटर ऑफ, जैसे कोई बॉडी है, यही बॉडी है, मान के चलो कि अपन की यही बॉडी है, तो इस बॉडी है, इस पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट कर दीजिए, सेंटर ऑफ मास को फिक्स कर दीजिए। ये जो सेंटर ऑफ मास है उसको फिक्स कर दो और के सी एम लिख लो। के सी एम लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे के इक्वल टू हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ वी सी एम का स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास को फिक्स करके और रोटेटरी मोशन के कारण लिख लिए, प्लस हाफ एम वी सी एम लिख लिए, तो उस रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। जैसे अपन कोई एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे इसी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताएं, इसका अपन कोई एग्जांपल कर लेते हैं। एक एग्जांपल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग। तो जैसे कोई भी रोड है उसको हिंज किया हुआ है, इसका मास m है, लेंथ l है, इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दिए। जैसे इसको काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो अपन ने फार्मूला क्या पढ़ा, के सी एम प्लस हाफ एम वी सी एम का होल स्क्वायर। तो
यहाँ से हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम VCM का होल स्क्वायर। VCM की वी इक्वल टू आर ओमेगा। ये सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी है, ये L/2, ये L है तो ये L/2 होगा, ये भी कितना होगा L/2 होगा। तो हाफ एम ये L/2 इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, ये होगा ना, V इक्वल टू ओमेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, काइनेटिक हाफ, यहाँ ये ICM कितना होगा ml² बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ml² बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम एल प्लस हाफ एम L² बाई 4 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपन को, हाफ ml² बाई 3, तो ml² बाई 3 हाफ ml² बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये अपन का हो गया ml² बाई 600। ये हो गया अपन का काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन था अपन का, यहाँ काइनेटिक एनर्जी पूछा। तो ये समझने के लिए हमने बेसिक सा क्वेश्चन कर लिया, ml² बाई 6 ओमेगा स्क्वायर, यही अपन का आंसर है। जनरली आदमी क्या करता है ना, कोई भी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो एक्सिस को फिक्स कर देते हैं, किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, याद रखना उस एक्सिस के फ्रेम में जाना पड़ेगा, चूँकि स्टेशनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका नाम होता है रिजिड बॉडी में। ये जो आई होता है ना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट, ये जो आई होता है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर ट्रांसलेशनली करेगा तो KCM नहीं, अगर ये बॉडी ट्रांसलेशनली मोशन करेगा तो ये KCM नहीं होगा, ट्रांसलेशनली करेगा तो नहीं होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा हाफ एम VCM में होगा, हाफ एम VCM का होल स्क्वायर हो जाएगा। रोलिंग मोशन करेगा तो भी ये फार्मूला लागू हो जाएगा। अभी तो रोलिंग मोशन करेगा तो भी ये फार्मूला लगेगा। अभी तो क्या है कि अपन लुक देख रहे हैं, इन सब के आगे चल के डिटेल में डिस्कशन करेंगे, हर एक पॉइंट का आगे चलकर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट डे करते हैं। ओके, थैंक यू।